धन्यवाद संचालक जी। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जैसा कि नाम से ही पता है कि यह पिछड़े वर्ग के लोगों का, ओबीसी समाज के लोगों का संगठन है। नीचे लगा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा भी अलग अलग दूसरे राज्यों में इसी प्रकार की परिवर्तन यात्राएं चलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इतनी बड़ी जो जद्दोजहद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से की जा रही है, उसके पीछे का कारण है। उसके पीछे का कारण यह है कि देश की आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल की आजादी में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। पिछड़ों को हालांकि इस बात की शर्म अभी तक आ नहीं रही है, मुझे तो आ रही है, इसलिए मैं जगाने के लिए निकला हुआ हूं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात की शर्म नहीं आ रही। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिजड़ों की भी हो गई, कुत्तों की भी हो गई, कम से कम कुछ तो सोचो भाई कि हिजड़ों की हो गई, कुत्तों की हो गई, हमारी नहीं हो रही है, कम से कम सोचो, इसलिए कह रहा। और हमारी आबादी देश में 52% मतलब 52%, और ये जो 52% का आंकड़ा है, ये भी 1931 की जनगणना का आंकड़ा है। देश 1947 में आजाद हुआ और 1931 में जो अंग्रेजों ने आखिरी जनगणना कराई थी, उस आखिरी जनगणना के आंकड़े ये कहते हैं कि ओबीसी की आबादी देश में 52% है। 52% का मतलब यह है कि 50% से भी 2% ज्यादा हमारे लोगों की आबादी है। 50% से 2% ज्यादा का मतलब होता है आधे से भी 2% ज्यादा हमारे लोगों की आबादी है। इलेक्शन में किसी को 1 वोट ज्यादा मिल जाए तो विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, प्रधान बन जाता है, बीडीसी बन जाता है। और हम तो आधे से 2% ज्यादा है, मगर अपनी गिनती नहीं करवा पा रहे। और अगर आज की तारीख में ये गिनती हो जाए तो हमारी आबादी 60 से 65% तक हो सकती है। इतनी बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग के लोगों की है। लेकिन जो इतनी बड़ी आबादी वाला समाज है, वो हर इलेक्शन में वोट डालता है। ऐसा नहीं किसी इलेक्शन में वोट नहीं डालता। अपनी बिरादरी को जिता करके भी विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करता है। लेकिन कभी उनको पूछता नहीं कि जब हम तुमको जिताकर भेज रहे हैं तो तुम हमारी गिनती के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे। पूछेगा तब जब पता हो। पहले तो पता ही नहीं है, और जिनको पता है उनको लगता है विधायक जी नाराज हो जाएंगे, सांसद जी नाराज हो जाएंगे अगर पूछ लेंगे तो इसलिए नहीं पूछते कि नाराज हो जाएंगे जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है वो इसलिए नहीं पूछते कि उन्हें पता ही नहीं है। और इसकी वजह से आजादी के 75 साल में हमारी गिनती नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है, बोली चलती है। और जो अपनी बोली बोलता है उसकी समस्याओं का समाधान होता है, और जो अपनी बोली नहीं बोलता है उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो बोली बोलते हुए आना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लोग अपनी बोली नहीं बोलते, पंडित जी की सुनते हैं, पंडित जी की बोली बोलते हैं। आजकल कश्मीर की एक फिल्म रिलीज हो गई, सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग देखने के लिए जा रहे, और बड़के वाले हिंदू बन गए कि हम तो कश्मीरी पंडितों के बहुत शुभचिंतक हैं। अरे भाई, कश्मीर में पंडित ही थे, बाकी कोई नहीं थे।
वहां कोई नाई नहीं था, कोई कुम्हार नहीं था, कोई बढ़ई नहीं था, कोई लोहार नहीं था, कोई खेती नहीं करता था, कोई पशुपालन नहीं करता था। ये सब जाति के लोग नहीं थे, ये सब करने वाले नहीं थे, केवल पंडित ही पंडित थे। आखिर उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? क्या कभी सोचा पिछड़े वर्ग के लोगों ने? उत्तर प्रदेश में जब पिछड़े वर्ग के लोगों के लगातार एनकाउंटर हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया कि पिछड़ों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मणों ने सोचा पिछड़ों के ऊपर अन्याय अत्याचार है, अगर ये मुद्दा ज्यादा तूल पकड़ लिया तो पिछड़े भाजपा से निकल लेंगे, और पिछड़े भाजपा से निकल लेंगे तो भाजपा का दिवाला ही निकल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो तुरंत उन्होंने विकास दुबे नाम के एक गैंगस्टर को, जिसके मामले में कई भाजपा वाले ही फंस रहे थे, उसको फर्जी एनकाउंटर करवा दिया। और फर्जी एनकाउंटर करा करके पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा। और जितना ब्राह्मणों ने नहीं कहा हमारा उत्पीड़न हो रहा है, उससे ज्यादा हमारे बैकवर्डों ने कहा कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। एक भैया जी है जिनको हम लोग कह रहे थे कि इस बार मुख्यमंत्री बना देंगे, हमारे लोग बनाने में लगे थे, वो फरसा लेकर के दौड़ रहे थे, इतना ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा था कि जिधर जाते थे फरसा ही दिखाते थे। अरे अपने हक अधिकार की बात तो करते नहीं। जिनका देश और समाज और सारी सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा है, तुम उनके उत्पीड़न के लिए लड़ रहे हो और अपनी गिनती नहीं कर पा रहे हो, अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सा नहीं ले पा रहे हो। ये है लोकतंत्र में बोली का महत्व। गोली नहीं चलती लोकतंत्र में, बोली चलती। हमारी संख्या अगर 52 से 60% है, और अगर हम केवल अपनी बोली बोलना शुरू कर दे, किसी मीडिया की जरूरत है? अरे हम खुद ही इतने हैं, आधे से ज्यादा है, हम केवल बोलना शुरू कर दे। और शेड्यूल कास्ट वाले तो पहले से बोल रहे हैं हमारी बोल, शेड्यूल कास्ट वाले तो पहले से ही बोल रहे हैं। और अगर हम भी बोलना शुरू कर दे तो मुसलमान भी बोलना शुरू कर दे, सिख भी बोलना शुरू कर देंगे, ईसाई भी बोलना शुरू कर देंगे, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, लिंगायत भी बोलना शुरू कर देंगे, आदिवासी भी बोलना शुरू कर देंगे, और 85-90% लोगों एक ही बोली बोलना शुरू कर देंगे। क्या बोली बोलना शुरू कर देंगे कि सबकी गिनती करो और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा इस देश के सभी क्षेत्रों में लागू करो। ये बोली इस देश का 85-90% समाज जो कि अधिकार वंचित है वो बोलना शुरू कर देगा। और जब बोलना शुरू कर देगा, 85-90% समाज ये बोली बोलना शुरू कर देगा, तो किसकी औकात है ये नहीं करेगा? वोट तो सबको लेना है ना आपका। लेकिन जब हम बोलेंगे ही नहीं तो हमारा कौन सुनेगा? अरे भाई, गांव में कहावत है कि अगर बच्चा रोए ना तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। अगर बच्चा रोए ना तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो जिन्होंने हमारा अधिकार हड़प लिया है वो बगैर बोले ही हमको देने वाले। अरे उनको जब कुर्सी का खतरा थोड़ा लगता है तो थोड़ा देते, जब बोलने वाले लोग ज्यादा होते हैं थोड़ा कुर्सी का खतरा लगता थोड़ा फिर दे देते। आसानी से वो कुछ भी आपको देने वाले नहीं है। जितना हम लोगों को मिला है वो लड़ाई लड़ करके मिला है, तो इसलिए आगे भी लड़ाई लड़नी हो। और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई प्राचीन भारत में तथागत बुद्ध ने लड़ी। मध्यकालीन भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ी, संत कबीर ने लड़ा, संत रविदास ने लड़ा, और तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने लड़ा, गुरु नानक ने लड़ा। और आधुनिक भारत में इस लड़ाई को लड़ने का काम ज्योतिबा फुले ने 1848 में शुरू किया। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग ज्योतिबा फुले को नहीं जानते। गांधी जी को जानते हैं मगर ज्योतिबा फुले को पिछड़े वर्ग के लोग
नहीं जानते, क्योंकि ज्योतिबा फूले किताब में पढ़ाए नहीं जाते, टीवी में दिखाए नहीं जाते, अखबार में उनके बारे में लेख नहीं छपते, पता कैसे चलेगा? लेकिन गांधी जी के बारे में पता नहीं कौन राष्ट्रपिता बोला, उसने तो एक बार बोला होगा, पिछड़े वर्ग के लोग रोज रोज बोलते हैं, रोज रोज बोलते हैं। और अगर कोई कह दे कि मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता, तो गांधी जी की बिरादरी तो बिजनेसमैन है, वो तो कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जरूर उसको दौड़ा लेंगे कि तुम गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते। तो पिछड़े वर्ग के लोग जरूर दौड़ा लेंगे, क्योंकि पिछड़े वर्ग को इतिहास पता नहीं है। जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे, तब 1848 में ज्योतिबा फूले ने हमारी आजादी की लड़ाई को शुरू किया और कहा, बिना विद्या के मत नहीं, बिना मत के गति नहीं, बिना गति के वित्त नहीं, बिना वित्त के शूद्र टूटे। तो आखिर विद्या क्यों नहीं थी? ज्योतिबा फूले ने 1848 में एक कहा, जब स्कूल खोला उन्होंने हमारे लोगों के लिए, कहा बिना विद्या के मत नहीं, बिना मत के गति नहीं, बिना गति के वित्त नहीं, बिना वित्त के शूद्र टूटे। मतलब शूद्रों का जो सत्यानाश हुआ है वो क्यों हुआ है? वो विद्या ना होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण ये सत्यानाश हुआ है। ये ज्योतिबा फूले ने 1848 में कहा। अब ज्योतिबा फूले ने ये बात कहा कि विद्या के अभाव में शूद्र टूट गए, तो आखिर ये विद्या का अभाव पैदा किसने किया? ये पढ़ाई लिखाई का अभाव पैदा किसने किया? तो अगर आप मनुस्मृति पढ़ो तो मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, बोलने और सुनने का अधिकार नहीं है, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में लिखा। मनुस्मृति किसने लिखा? मनुस्मृति ब्राह्मणों ने लिखा। मतलब ब्राह्मणों ने हमारे लिए कानून बनाया कि इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। मगर हमारे पिछड़े वर्ग के लोग क्या कहते? तो ये तो शूद्र तो चमार धोबी पासी खटिक लोग हैं, हम तो उस श्रेणी में आते नहीं है, तो हमको कहां से अधिकार वंचित किया? तो हमारे लोगों को ये बात भी पता नहीं, इसलिए ज्योतिबा फूले ने लिखा कि एक शूद्र है और एक अति शूद्र है। एक शूद्र है और एक अति शूद्र है, मतलब शूद्रों से भी नीचे गिराया गया जो है वो अति शूद्र है। जब हम अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछते क्या ब्राह्मण हो, बोलते नहीं है, क्षत्रिय हो, बोलते नहीं है, वैश्य हो, तो थोड़ा हिचकिचाते हैं कि इसको भी नहीं बोल देंगे, साला चौथे वाले में गिनती हो जाएगी, तो हिचकिचाते हिचकिचाते कहते हैं नहीं ये भी नहीं है। तो फिर क्या हो ब्राह्मणों की निगाह में? तो फिर तो चौथा ही बचता है ना, और चौथे के बाद पंचमा जो है वो अछूत है, जो शूद्रों से ही बाहर किए गए, जिनका शूद्रों में जिनको बाइकाट किया गया, जिनका हुक्का पानी बंद किया गया, गांव के दक्षिण दिशा में बसाया गया, वो अछूत हो गए। उनकी थाली कुत्ता चाट ले पंडित जी की पवित्र है, लेकिन कोई चमार बिरादरी का आदमी छू दे तो घर से बाहर चली जाए। मतलब आदमी से ज्यादा इज्जत कुत्ते की है। लेकिन जो शूद्र हैं, क्योंकि शूद्रों का काम था सेवा करना, और सेवा बगैर छुए किया नहीं जा सकता। बगैर छुए सेवा कैसे हो? बगैर छुए सेवा किया नहीं जा सकता। तो जो जाति थी सबका अलग अलग पेशा निर्धारित किया गया था। यादव है तो दूध देने का काम करेगा, कुर्मी है तो अनाज देने का काम करेगा, मौर्या है तो सब्जी देने का काम करेगा, बढ़ई है तो लकड़ी का काम बना के देगा, लोहार है तो लोहे का सामान बना के देगा, प्रजापति है तो मिट्टी का बर्तन बना के देगा। अलग अलग जातियों को अलग अलग काम दिया था, और वो जातियां पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करती आ रही थी। क्यों? क्योंकि बाध्यता थी तुमको वही काम करना। आज बाध्यता नहीं है, तो आज हमारे लोग मास्टर हो गए, पंडित का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। जिसका जो बिजनेस है वो कर रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है।
क्यों संविधान में सबको अधिकार दे दिया कि आप अपनी मर्जी से जो व्यवसाय चाहो कर सकते हो? तो हर आदमी कर रहा है जिसको जो अच्छा लग रहा है। लेकिन उस समय बाध्यता थी। एकलव्य की कहानी आप लोगों ने सुनी हो। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि गुरुजी हमें धनुर्विद्या सिखा दो, तो गुरुजी पूछते हैं तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है? तो एकलव्य जब अपना कुल और गोत्र बताते हैं, द्रोणाचार्य को पता लग जाता है ये तो उस कटघरी में से है जिसको शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है। तो द्रोणाचार्य कहते तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं है। एकलव्य ने ठान ही लिया कि हमको धनुर्धर बनना ही बनना है। तो उन्होंने अभ्यास किया और अभ्यास करके स्वतः ही धनुर्धर हो गए। और स्वतः धनुर्धर हो गए तो बहुत बड़े धनुर्धर हो गए, अर्जुन से भी ज्यादा बड़े धनुर्धर हो गए। ऐसा लिखा है, मैंने थोड़े लिखा है, लिखा है उसमें। और जब ये हो गए तो ये बात द्रोणाचार्य को पता चली। जब द्रोणाचार्य को बात पता चली, द्रोणाचार्य जिस एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाए थे और जिसको शिक्षा नहीं दिए थे, अरे जब शिक्षा नहीं दिए, शिष्य नहीं बनाए, गुरु कैसे? और जब गुरु नहीं तो दक्षिणा कैसे? लेकिन जिसको शिष्य नहीं बनाया, जिसको शिक्षा नहीं दिया, उसका अंगूठा दाहिने हाथ का कटवा लिया दक्षिणा के नाम पर, तो तब ही थोड़े अंगूठा काटा गया, आज भी तो काटा जा रहा है। जाओ महाविद्यालय विश्वविद्यालय में, एससी ओबीसी के बच्चे थ्योरी में टॉप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में बिरादरी देख करके ही नंबर मिले। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो लिखित परीक्षा में टॉप कर जाते हैं, लेकिन उनको जब प्रैक्टिकल में नंबर का मामला आता है तो सबसे कम नंबर मिलता है, क्योंकि उनकी बिरादरी जाति व्यवस्था में नीचे। तो ये जो सारा काम करने का काम किया वो अंग्रेजों और मुगलों से पहले ब्राह्मणों ने आकर के हमारे लोगों को शूद्र बनाया, अछूत बनाया, पढ़ने लिखने के अधिकार से रोका, धन संपत्ति रखने के अधिकार से रोका, बोलने सुनने के अधिकार से रोका, कुर्सी पर बैठने तक से रोका। ये भी अधिकार अंग्रेजों ने कानून बना कर दिया। हमारा आदमी अगर अपने घर भी चारपाई पर बैठा हो, अभी भी बहुत सारे इलाकों में है, पंडित जी आ गए तो चारपाई से उतर कर नीचे बैठे, क्योंकि पंडित जी के सामने उसको मनुस्मृति में ऊंचे स्थान पर बैठने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार भी अंग्रेजों ने पढ़ने लिखने का, कुर्सी पर बैठने का, बोलने का, भाषण करने का, ये सारा अधिकार अंग्रेजों ने कानून बना कर दिया जब अंग्रेज आए। क्योंकि अंग्रेजों ने देखा यार ये तो सब आदमी है, लेकिन ये तो जानवर जैसे बने हुए हैं। तो जानवरों को अगर शिक्षा दिया जाए तो आदमी हो सकते हैं, क्योंकि ये आदमी ही है, केवल शिक्षा के बगैर जानवर हो गए हैं। तो अगर इनको शिक्षा दिया जाए तो ये आदमी हो सकते हैं। अंग्रेजों ने पढ़ने लिखने का अधिकार कानून बना कर दिया। ज्योतिबा फूले पढ़े तो ज्योतिबा फूले को ये बात समझ में आई कि जब मैं पढ़ लिया, मुझे समझ में आ रहा है, अगर ज्यादा लोगों को पढ़ा दूं तो ज्यादा लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ज्योतिबा फूले ने अभियान चलाया। अपनी पत्नी माता सावित्री बाई फूले को भी पढ़ाया और उनको महिलाओं की शिक्षा के काम पर लगा दिया। अब ब्राह्मण तो शूद्रों को पढ़ाने से ही परेशान थे, अब महिलाओं को भी पढ़ाने का काम शुरू हो गया। तो ब्राह्मण इकट्ठा होकर के ज्योतिबा फूले के घर गए, उनके पिताजी को मिले और उनके पिताजी को कहा आपका लड़का तो धर्म को नष्ट करने वाला काम कर रहा है और वो आपके घर में रहता है, धर्म नष्ट होगा तो पाप लगेगा। तो जब वो आपके घर में रह के पाप कर रहा है, महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये पाप आपको भी लगेगा, क्योंकि आपके घर में रहता है। तो ज्योतिबा फूले के पिताजी ने सोचा पाप मुझे भी लगेगा। उन्होंने ज्योतिबा फूले को कहा या तो घर में रहो या तो जो काम कर रहे हो ये करो, दोनों में से एक चीज देख लो क्या। तो ज्योतिबा फूले ने कहा हम घर में नहीं रहेंगे मगर ये काम भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ज्योतिबा फूले ने घर छोड़ दिया मगर ये काम नहीं छोड़ा। तो ज्योतिबा फूले ने जो आंदोलन चलाया उसकी वजह से आगे लोग पढ़े लिखे और आज इस स्थिति तक हम लोग पहुंचे हैं। तो ज्योतिबा फूले जानते थे कि अंग्रेज देश से चले जाएंगे लेकिन ब्राह्मण देश पर कब्जा कर ले।
जब गोविंद रनाडे नाम के ब्राह्मण ज्योतिबा फूले के पास गए और कहने लगे कि फूले जी आप आ जाओ।